आज की तमाम बड़ी खबरें नॉनस्टॉप न्यूज में। महाराष्ट्र में बनते बिगड़ते समीकरणों के बीच उद्धव सरकार का जाना तय लग रहा है। गुवाहाटी में एकनाथ शिंदे की अगुवाई में शिवसेना के बागियों की संख्या बढ़ती जा रही है। गुवाहाटी में एकनाथ शिंदे ने शाम को एक बार फिर विधायकों के साथ मीटिंग की और इसका वीडियो भी जारी किया गया। साथ ही शिंदे ने महाराष्ट्र विधानसभा के डिप्टी स्पीकर को चिट्ठी लिखकर उन्हें अलग गुट के तौर पर मान्यता देने की मांग की है। चिट्ठी में सभी बागी विधायकों के हस्ताक्षर हैं, तो वहीं दूसरी ओर बागी विधायकों ने एकनाथ शिंदे को फैसला लेने का अधिकार दिया है। शिंदे साहब जो डिसीजन लेंगे हमको मान्य है। हाँ, उनके फैसले के मुताबिक हम लोग चलने वाले हैं। अभी जो है वो हम लोग साथ के है वो करेंगे। 37 तो आज हमारे साथ है और 2-3 बढ़ने वाले हैं। बागी विधायक वीडियो के जरिए अपनी संख्या दिखा रहे हैं, तो वहीं एनसीपी चीफ शरद पवार ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि सरकार अल्पमत में है या नहीं, इसका फैसला विधानसभा में होगा। सरकार माइनॉरिटी में है या नहीं, ये एस्टेब्लिश करने का रास्ता विधानसभा है। विधानसभा में जब फ्लोर टेस्ट हो जाएगी तो पता लगेगा कि ये सरकार मेजॉरिटी में है। शिंदे गुट का दावा है कि अगले 8 से 10 दिन में बीजेपी के साथ सरकार बन जाएगी। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी ने एकनाथ शिंदे को 13 मंत्री पद और केंद्र सरकार में भी 2 मंत्री पद का ऑफर दिया है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि सरकार बनाने के मुद्दे पर केंद्रीय नेतृत्व से चर्चा के लिए देवेंद्र फडणवीस मुंबई से दिल्ली पहुंच गए हैं। महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी सरकार पर खतरे के बीच शिवसेना ने बागियों को मनाने के लिए नया दांव चला है। एकनाथ शिंदे ने अपने समर्थकों के साथ एक वीडियो जारी किया तो संजय राउत शिवसेना विधायकों के साथ मीडिया के सामने आए। राउत ने विधायकों को अगवा किए जाने का आरोप लगाते हुए कहा कि मुंबई आते ही 25 से 30 विधायक शिवसेना में लौट आएंगे। साथ ही संजय राउत ने बागी विधायकों को संदेश दिया कि अगर वो मुंबई आकर बात करें तो आघाड़ी सरकार से बाहर होने पर भी विचार किया जा सकता है। जो बाहर गए हैं उसमें से मुझे विश्वास है 20 या 25 तक विधायक हमारे साथ आ जाएंगे, कूद कर आ जाएंगे, कूद कर। संजय राउत के इस बयान पर राजनीति और तेज हो गई है। कांग्रेस एनसीपी में बैठकों का दौर शुरू हुआ। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने कहा कि वो राउत के इस बयान पर उद्धव ठाकरे से बात करेंगे। वो उनका अधिकार है, उन्होंने किस कारण ये स्टेटमेंट किया है उसके बारे में मुझे खुद पता नहीं, लेकिन मैं उनके वरिष्ठ नेता उद्धव ठाकरे साहब जी को पूछूंगा कि ऐसा ऐसा स्टेटमेंट आया है, आपके मन में दूसरा कुछ है क्या? शिवसेना अब भी बागियों को मनाने में जुटी है। उद्धव ठाकरे ने समर्थक विधायकों के साथ मातोश्री पर मीटिंग बुलाई, तो वहीं दूसरी ओर बागियों को मनाने के लिए रवि फाटक को गुवाहाटी भी भेजा गया है। महाराष्ट्र में जारी सियासी संकट पर कांग्रेस और एनसीपी ने अलग अलग बैठक बुलाई। शिवसेना में पड़ी फूट के मद्देनजर दोनों पार्टियों की कोशिश अपने विधायकों को एकजुट रखने की है। कांग्रेस के बैठक में महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले, मंत्री बाला साहेब थोराट, अशोक चौहान और पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान शामिल हुए। बैठक के बाद कांग्रेस ने इस पूरे संकट के पीछे बीजेपी का हाथ बताया और सदन में विश्वास प्रस्ताव लाने की चुनौती दी। बीजेपी ने यह षड्यंत्र किया जो महाराष्ट्र की सरकार, महाविकास आघाड़ी की सरकार गिराने के लिए, वो षड्यंत्र में आज भी वो बिल के बाहर निकल नहीं रहे। तुरंत राज्यपाल जी ने सेशन बुलाना चाहिए और एक फ्लोर टेस्ट करवाना चाहिए। एनसीपी ने भी अपने सभी विधायकों के साथ बैठक की, जिसमें शरद पवार भी शामिल हुए। बैठक के बाद एनसीपी ने दोहराया कि वो एमवीए का हिस्सा है और उद्धव ठाकरे के साथ है। समर्थन वापस लेने का सवाल ही नहीं हुआ। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के 51 मेंबर अभी मीटिंग में मौजूद थे। हमारी पार्टी इम्पैक्ट है, हमारा सबका सपोर्ट उनको मिल रहा है। ब्रिक्स देशों के सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि वैश्विक स्तर पर कोरोना महामारी का प्रकोप पहले की तुलना में कम हुआ है, लेकिन इसके दुष्प्रभाव अब भी दुनिया की अर्थव्यवस्था में दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने कोविड के बाद अर्थव्यवस्था में आई रिकवरी में ब्रिक्स देशों के योगदान को अहम बताया। साथ ही ब्रिक्स देशों के आपसी संबंधों को और मजबूत करने पर जोर दिया। ब्रिक्स यूथ समिट्स, ब्रिक्स स्पोर्ट्स और हमारे सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस और थिंक टैंक्स के बीच संपर्क बढ़ाकर हमने अपना पीपल टू पीपल कांटेक्ट भी मजबूत किया है।
ब्रिक्स सम्मेलन में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने रूस पर पश्चिमी देशों द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों की आलोचना की। साथ ही ये भी कहा कि कुछ देश अपनी ताकत बढ़ाने के लिए दूसरे देशों को मोहरे की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, जो बिल्कुल गलत है। वहीं रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि पश्चिमी देशों के दबाव के बावजूद वो मित्र देशों को तेल और दूसरे सामान का एक्सपोर्ट करते रहेंगे। एनडीए की तरफ से राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार घोषित होने के बाद द्रौपदी मुर्मू दिल्ली पहुंची। द्रौपदी मुर्मू के स्वागत के लिए केंद्र सरकार के कई मंत्री एयरपोर्ट पर मौजूद रहे। दिल्ली पहुंचने के बाद सबसे पहले उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इसके बाद द्रौपदी मुर्मू ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी भेंट की। द्रौपदी मुर्मू कल 24 जून को अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगी। ओडिशा की रहने वाली द्रौपदी मुर्मू के नामांकन के लिए बीजू जनता दल ने प्रस्तावक के रूप में हस्ताक्षर कर दिए हैं। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.